और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पैंथर्स पार्टी ने उधमपुर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हर्षदेव सिंह ने मियां बाग से उधमपुर पुलिस के खिलाफ विरोध रैली निकाली। ये रैली विभिन्न बाजारों से होते हुए एसएसपी कार्यालय उधमपुर पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी उधमपुर से मुलाकात की। इस बीच उधमपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। विरोध रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और रामबन और बनिहाल के बीच सड़क हादसे में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए बनिहाल वॉलंटियर्स ने जनता के आर्थिक सहयोग से एक एम्बुलेंस खरीदी है। सड़क दुर्घटना में मदद के अलावा ये एम्बुलेंस गरीब मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। उल्लेखनीय है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन और बनिहाल के बीच हर दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। एम्बुलेंस हमें आ जाए, जो हमारे पास पुरानी इको थी पहले, उसमें रेस्क्यू नहीं हम कर सकते थे, उसमें पहुंच ही नहीं सकते थे। कोई डेड बॉडी हो, कोई जख्मी हो, वो लिटा के भी नहीं उसमें, क्योंकि छोटा उसका स्पेस था। जो हमें आज एम्बुलेंस जो हमने लाई, लोगों की ताउन से लाए, जो भी लोगों ने पैसे दिए थे, तकरीबन 2-3 साल पहले हमने किए थे, रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि हमें एम्बुलेंस ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत 3 लाख कोई 60-65 हज़ार जमा हो गए थे। उसमें हमें नई गाड़ी नहीं आती, हमने अब पुरानी गाड़ी जो पीबी नंबर है या एम्बुलेंस ही है, एम्बुलेंस डॉक्यूमेंट से इसको एम्बुलेंस बना के है, ये हमने यही लाई अब खरीद के। इंशाल्लाह आज के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, वो जो पहले प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगी। हमने एक्सपेक्ट किया था लोगों से, वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक जो है क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट जो भी होते हैं उसमें क्रिटिकल केयर वाले ही पेशेंट्स होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो है उतना अमाउंट जमा नहीं हुआ, तो हमारे पास जो अमाउंट जमा हुआ 3,70,000 हुआ। तो उसके हिसाब से जो फिर कम्युनिटी ने बात की अपनी तो फिर हमने जो है एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस ही परचेज़ कर ली। सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए, सबसे डिज़ास्टर डिस्ट्रिक्ट अगर माना जाए वो रामबन ज़िला है। रामबन ज़िला 36 किलोमीटर है और सारा स्ट्रेच क्रिटिकल स्ट्रेच है। इसमें आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। हमें वो नाम भी नहीं याद रहे हैं कि कितने जगहों पर ये शूटिंग स्टोन या स्लाइड आती है, या हादसाती तौर 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाते हैं या नीचे खाई में जाती है। जब कहीं डेड बॉडी होती थी या ज़ख्मी होते थे, हमें तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ता था रोड में, क्योंकि कोई सिविल गाड़ी को हाथ देते तो वो रुकती नहीं थी। फिर अभी जो हमारी एम्बुलेंस है, हम थोड़े बहुत मजबूत हो गए, क्योंकि अभी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें हमें ना कोई सरकार से या किसी एजेंसी से कोई फंडिंग नहीं है, बल्कि हमें जो अपने यार दोस्त हैं या जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, जो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहते हैं वो हमें डोनेट करते हैं। आगे जो यात्रा आने वाली है उसमें भी हम 24 घंटे यहाँ पर तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ ऐसा होता है, यात्रा के बगैर भी हम एक्टिव रहते हैं। 24/7 इस नेशनल हाईवे पे तैयार रहते हैं। नेशनल हाईवे के बगैर अगर किसी गांव में आग की वारदात या और कोई डिज़ास्टर होता है तो हम हमेशा तैयार होते हैं। अभी यात्रा भी आने वाली है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह 100% तैयार हैं। हम खुद अपने बलबूते पे, अपनी ज़ात पे काम करते हैं, पैसा खुद अपने जेब से निकालते हैं, और बाकी लोग जो आवाम है बनिहाल के, हमारे यहाँ से बाहर JNK की आवाम है, वो हमें मदद करती है। तो हमारे अकाउंट में जो भी वो डालते हैं, हम उनसे लोगों की मदद करते हैं। मालूम था कि आज यात्रा आने वाली है, उसके रिगार्डिंग हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मीटिंग ली, और हम जो नेशनल हाईवे के ऊपर अलर्ट रहे। खीर भवानी यात्रा जो आई है, तो कोई भी ऐसा हादसा ना हो, अल्लाह ताला बचाए, तो इसलिए हमारी टीम जो है अलर्ट रही। उसके NGO बनिहाल वॉलंटियर है, या जो भी ये क्यूआरटी टीमें हैं, जैसे क्यूआरटी रामबन हो गई, रामसू हो गई या बनिहाल हो गई, जो भी काम करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये नवाजा है कि हम किसी की खिदमत कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला प्रशासन सांबा द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्द सुनने और समय रहते हल करने के लिए DC कार्यालय में कॉल सेंटर इंस्टॉल किया गया है। अब सांबा के लोग अपनी समस्याओं को एक फोन कॉल के जरिए जिला प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। DC सांबा अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों की शिकायतों को हल किया जाएगा, और सभी विभागों के अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो लोगों की शिकायतों को समय रहते हल करें, और अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही बरते तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी प्रकार के पब्लिक के इशू हैं, जैसे बिजली के प्रति, पानी के प्रति, और भी कई प्रकार के इश्यूज होते हैं, कोई डिपार्टमेंटल इशू होते हैं,
तो फिर जब हमें कंप्लेन आती है तो पहले हम सबसे पहले कंप्लेन को नोट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो भी जिसके कंसर्निंग वो कंप्लेन होती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कंसर्निंग, फिर हम उनको इंटीमेट करते हैं। तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर फिर हम उनका रिप्लाई भी लेते हैं कि क्या ये कंप्लेन सॉल्व हुई है कि चाहे नहीं हुई। तो उसी के रिलेटेड हम फोटो कॉपी निकाल कर जितनी भी हमें पर डे कंप्लेंट्स आती हैं वो हम डीसी सर को ऊपर भेज देते हैं, तो फिर डीसी सर को भी इन चीज़ का मालूम होता है। जैसा आप जानते हैं कि लोगों को बहुत सारी ग्रीवांसेस रहती हैं, शिकायतें रहती हैं, और उन्हीं समस्याओं को टाइमली रिजॉल्व करने के लिए, उन पर एक्शन करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिसका नंबर है 241004। जिसे भी सांबा ज़िले में किसी भी विभाग के लिए कोई भी समस्या है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने इश्यूज़ जो हैं वो नोट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉल सेंटर 24/7 चलता है, पूरे 24 घंटे चलता है, और उसकी शिकायतों को नोट किया जाता है, सारी डिटेल्स ली जाती हैं। ये सारा जो है हमने एक इंटरनल एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, उस पर ये इंफॉर्मेशन ली जाती है, और उस इशू के बारे में भी एक छोटा सा नोट बनाया जाता है, फिर उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो मेरे को ये बताते हुए बड़ा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं वो दिन टाइम लिमिट रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत बार कुछ छोटी सी समस्या रहती है, बिजली ना आना, ट्रांसफार्मर का रिप्लेस होना, पानी की समस्या, ये जितने भी इश्यूज इमरजेंसी नेचर के रहते हैं, इनको कोशिश की जाती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनका रेजोल्यूशन किया जाए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की सेना पर जिला पलंदारी के एक निवासी ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पलंदारी जिला के निवासी का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने उसकी उपस्थिति में उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया, मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी वो, ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। आर्थिक स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई है। राजनीतिक अस्थिरता के माहौल से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जुल्म के खिलाफ पीड़ितों को आवाज उठाने और उन्हें प्रदर्शन करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या के खिलाफ पीड़ितों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को प्रदर्शन तक नहीं करने दिया। आगे बढ़ेंगे। LAHDC लेह ने परिषद सचिवालय में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। दिवंगत तोगदान रिनपोचे थुपस्तान गल्यात्सन पाल को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में लद्दाख की मशहूर हस्तियां शामिल हुई। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला से बड़ी खबर है। कसुमटी चौकी के करीब 100 मीटर दूर लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। 1 महीने से 17 साल का अभिषेक का लापता था, जिसकी लटकी हुई लाश मिली है। गले में एक राजनीतिक दल का पटका भी नजर आया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। धरने पर बैठने की इन्होंने चेतावनी दी है और CBI जांच की ये लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं, जहाँ के कसुमटी पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर पेड़ पे लटका हुआ एक किशोर का शव मिला है। उसकी पहचान 17 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये युवक शिलाई का रहने वाला था। 1 महीना पहले अपने इलाज के लिए ये शिमला आया था और अब 1 महीने से लापता था और अब इसकी लाश मिली है। आपको बता दें कि परिजन पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं और CBI से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।
सुसाइड नहीं है, ये मार के लटकाया गया है बच्चा। और ऐसा नहीं होता है, आप ये देखो ना कि आप भी साइड पे गए थे, नीचे आपने भी देखा, आपको क्या लगता है क्या इसने खुद सुसाइड किया होगा? और जो सबसे मेन क्वेश्चन है, इस एरिया का उस बच्चे को पता ही नहीं था, तो हम कैसे मान ले? अगर हमारे आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल इस बच्चे और बच्चों के साथ होगा, कहाँ जाएंगे हम? और सारे जो भी बच्चे हैं सिरमौर के बच्चे, मैं प्रशासन से भी यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि भी ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ है प्रशासन सोया हुआ? आज हमारे बच्चे के साथ कंडीशन देखो जरा, 1 महीने से लेकर ढूंढ रहे। मैं मानती हूँ पुलिस का इसमें कोई नहीं, बहुत कोशिश की है इन्होंने, पर जब तक मेन क्लू नहीं मिला, क्या बताना सर। लड़की ने बुलाया था शिमला, लड़की के साथ 2 दिन घूमा यहाँ पे, उसके बाद गायब हो गया। तो शक तो उसी लड़की पे जाता है हमारा, तो पहला शक। फिर लास्ट में जहाँ से गुम हुआ लड़का हमारा, उसने एक कॉल की लड़के को, वो शिलाई से ही, भले से हमारे घर से भी क्यों नहीं होगा, लेकिन जो गुनाहगार होगा ना उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे अपना है चाहे कोई दुश्मन कोई बाहर का है। उसके साथ उसने 4 सेकंड या 5 सेकंड की कॉल है जो रिकॉर्डिंग है, तो उसके बाद कोई कॉल नहीं है, उसके बाद वो ना मिला, आज डेड बॉडी मिली है। शिमला से बड़ी खबर है और कसुमटी की चौकी में 100 मीटर की दूरी पर ये लाश मिली है। तो 17 वर्षीय अभिषेक के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। 1 महीने से ये युवक लापता था। अब आगे इस पूरे मामले पर जांच किस तरीके से बढ़ेगी, देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं शिमला से एक और बड़ी खबर है। डॉक्टरों के एनपीए को बंद करने का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की। डॉक्टरों के साथ बैठक बेनतीजा रही। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सीएम से इसको लेकर बात करेंगे, ऐसा निकल कर आया। आपको ये बता दें कि डॉक्टरों ने विरोध करने का फैसला क्यों लिया। दरअसल सुखू सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बंद करने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रशिक्षु डॉक्टर्स नाराज हैं और इस फैसले के खिलाफ विरोध की रणनीति बना रहे हैं। ये फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टरों पर लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सरकार ने एनपीए बंद करने का फैसला लिया। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटनरी, आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ साथ डेंटल डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की और ये बैठक बेनतीजा रही। तो 29 मई से डॉक्टर्स ने 1 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के साथ आज डॉक्टरों की बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि इस बीच कर्नल धनीराम शांडिल, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीएम से इस मसले पर बात की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एनपीए जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं उनका बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नए नियुक्त होकर डॉक्टर्स आएंगे उनके एनपीए को लेकर यह निर्णय यहां पर राज्य सरकार ने लिया है, जिसके खिलाफ अब डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है। अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बात तो करने दो। अब जब हम कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो सभी उसमें माने जाते हैं कि भाई ये जो भी फैसला लिया गया है ये अपने प्रदेश के हित में लिया गया है, परंतु हमारे कर्मचारियों को और खासकर डॉक्टर्स को इसके बारे में जो कहना था उन्होंने काफ़ी देर में कहा। मैं तकरीबन 2 घंटे लेट चल रहा हूँ इस यात्रा पे, 9 बजे चलना था मुझे और अभी आप देख रहे क्या टाइम है। तो फिर मैंने उनको सुना है और अब जब मुझे बात तो करने दो सबके बाद, तब उसके बाद आपसे बात। कोई स्ट्राइक नहीं, आपने जो सुना तो आपने सुन लिया, मैं बता रहा हूँ आपको कोई स्ट्राइक नहीं, पूरी सेवा। हमारी अभी जो वार्ता माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बहुत सफल रही। उन्होंने कहा कि ये जो अधिसूचना निकली है ये उनकी फाइल और इसके उनके ध्यान में नहीं थी, उनको नहीं बताया गया, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस त्रुटि को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा और हमें मतलब हम
ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए कहा था, लेकिन हम ये है कि जब तक कि हमें इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपना जो एजिटेशन एज इट इज रखेंगे। ये है कि मंडे से 11 बजे तक पेन डाउन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द इमरजेंसीज। मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और वर्दी सेक्रेटरी साहब भी यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट से हमें अभी इसके बारे में ये चीज़ें पता नहीं थी। तो जो कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ तो हम डॉक्टर्स के फेवर में, क्योंकि एनपीए एक जेन्युइन डिमांड है, हम इसको रिकंसिडर करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप भी अपनी तरफ से इसको ज़्यादा एक सांकेतिक करें, लेकिन हमें यह है कि लोगों में इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि ये सीएम साहब की उनके ध्यान में इस चीज़ को लाएंगे। तो सीएम साहब अगर वहाँ से कुछ इनको निर्देश देते हैं तो अगर जितनी जल्दी ये अधिसूचना वापस होती है तो हम वैसे अपने डिसीजन को एक वापस ले लें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कुल्लू दौरे से मंडी वापस लौटते हुए भुंतर में देर शाम भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भुंतर में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने प्रतिभा सिंह का भव्य स्वागत किया। भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने प्रतिभा सिंह को शॉल, टोपी, मफलर भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभा सिंह से भुंतर व्यास पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में संगम घाट निर्माण, भूमिहीन आवासहीनों को 2 से 3 विस्वा भूमि के लिए पॉलिसी बनाकर जल्द प्रदान करने की मांग की। जिया में भव्य संगम स्थल बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा प्रतिभा सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। कांग्रेस हाईकमान और सोनिया गांधी से भी इसको लेकर चर्चा होगी। इन्होंने मेरे ध्यान में ये बात आज लाई है, तो इसमें क्योंकि राजीव जी की अस्थियां का सवाल भी है, तो इसके बारे में भी हम हाईकमांड से, हमारी कांग्रेस के हाईकमांड से भी बात करूंगी, सोनिया जी से भी बात करूंगी कि क्या वो इसके बारे में उनकी क्या राय है। और अवश्य हम इस स्थल को और सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि लोग आकर अपना श्रद्धांजलि उनको दें और उन महान आत्माओं का जो कार्य है उसको याद करें। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है और जिले में ही देश से आने वाले किसानों को मशरूम लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के बाद किसानों ने देश में मशरूम उगाने में महारत हासिल की है। लेकिन आज मशरूम सिटी सोलन के किसान काफी परेशान हैं। कुछ किसानों ने मशरूम उगाना ही छोड़ दिया है, जिसका सबसे बड़ा कारण सोलन के किसानों को खाद ना मिलना है। खाद यूनिट बंद होने से किसान नाराज हैं, जिसको दोबारा खोले जाने को लेकर किसानों और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से उन्होंने आग्रह किया है, जिस पर बागवानी मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सोलन में खाद यूनिट फिर से लगाया जाएगा। भाजपा का काम एक तो नाम बदलने का है, किसी भी संस्था का नाम बदलते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और फिर एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्टिंग का काम भी इनका बड़ा जोर पे चलता है जब इनको सत्ता में पावर मिलता है। सोलन वाकई जो है मशरूम सिटी था, हिमाचल में सबसे पहले मशरूम का काम ही सोलन में हुआ है और ये जो है बहुत ही गलत हुआ है। अगर यहाँ से सेंटर को भाजपा के समय शिफ्ट किया गया, दोबारा से हम यहाँ पर जो है मशरूम के लिए जो है मशहूर है, यहाँ सेंटर का भी हमारा मशरूम रिसर्च सेंटर भी है, हम अपना प्रदेश का भी यहाँ स्थापित करेंगे और इसको मशरूम सिटी के रूप में दोबारा उभारेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनाली लेह मार्ग पर 29 मई से दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल बारालाचा दर्रे पर लगातार हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ऑड एंड इवन व्यवस्था के तहत एक दिन दारचा से लेह और दूसरे दिन लेह से दारचा की ओर वाहनों की आवाजाही हो रही है। वहीं जिले में पर्यटन सीजन प्रभावित ना हो, इसके लिए होटल एसोसिएशन की मांग पर 29 मई से मनाली लेह मार्ग पर 2 तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए उसे खोल दिया जाएगा। आज हमने डिसाइड किया है कि जो सूरज ताल से भरतपुर है, वहां पे हमारे पुलिस वहां पे तैनात रहेगी, जो कि कम्युनिकेट करती रहेगी वायरलेस के माध्यम से, और ऐसा 20-20 या 25-25 जो गाड़ियां हैं हम उसको छोड़ेंगे। तो हम यही आज डिसाइड हुआ है कि मंडे से 2 वे गाड़ियां चलेंगी। सुबह 6 से 6 बजे से 9 बजे तक दोनों तरफ से गाड़ियां अलाउड है। गाड़ी का वही है, अभी भी हम 4x4 गाड़ियां और 4x2 व्हीकल्स विद चेन, क्योंकि हमने जॉइंट इंस्पेक्शन में देखा कि अभी भी गाड़ियां फंस रही हैं ऊपर जाके। तो मैं आपके माध्यम से
गुजारिश करूंगा लोगों से, लोकल से, टूरिस्ट से, कि कृपया करके थोड़ा सा सेफ्टी पे ध्यान दे, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा सा फंसने में काफी रेस्क्यू में बड़ी मुश्किलात आती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, कृपया करके शाम के बाद जो बारालाचा वाला जो एरिया है, सूरज ताल बारालाचा पास, उस पे ना समय आप बिताए, जितना जल्दी हो सके उसको क्रॉस कर ले, क्योंकि वेदर बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंज होता है, स्नोफॉल के चांस रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा होती है, इसमें तबीयत खराब होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है। जिले के विभिन्न रूटों पर आज से इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांगड़ा के हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपो धर्मशाला को 15 इलेक्ट्रॉनिक बसेस मिल गई हैं, जिस पर आज से विभिन्न रूटों पर संचालन शुरू कर दिया गया है। अब ये 15 इलेक्ट्रॉनिक बसें जिले के हर रूट पर दौड़ती नजर आएंगी। बसों के संचालन पर जानकारी देते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम के डीडीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 मई को धर्मशाला डिपो को मिली 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज निर्धारित रूटों पर ये बसें दौड़ना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले के 12 रूटों पर इन बसों को दौड़ाया जाएगा। साथ ही बताया कि ये बसें धर्मशाला से वाया कनेड होते हुए कांगड़ा, फिर कांगड़ा से जलाड़ी तथा धर्मशाला से टंग, स्तोवरी, मैक्लोडगंज, खनियारा, कस्बा, स्लेट गोदाम और धर्मशाला से शाहपुर, धर्मशाला से टांडा वाया 53 मील बंडी रूटों और इन इलेक्ट्रॉनिक बसों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन रूटों पर पहले भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चलाई जाती थी, लेकिन अब उक्त रूटों पर इलेक्ट्रॉनिक बसों को भेजा जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक बसें ग्रामीण रूटों पर भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, डीडीएम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बसें धुआं रहित और आरामदायक हैं। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक बस की लागत 90 लाख रुपए है और इन बसों के लिए फंडिंग स्मार्ट सिटी धर्मशाला द्वारा की गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए धर्मशाला बस अड्डे में 2 चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। कांगड़ा बस अड्डे पर भी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पालमपुर में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। डीडीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बसें 150 मीटर का सफर तय करने के बाद उन्हें वापस चार्जिंग पॉइंट पर चार्ज कर फिर सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। रूट्स जिन पे हमारी बसें चल रही थी, तो आज से हमने जितनी हमारी इलेक्ट्रिक बसें जिनका परसों शुभारंभ हुआ था, तो हमने आज से इन रूटों पे चलाना शुरू कर दिए हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने हमारे मैक्सिमम रूट जो कवर हो पाते हैं एग्जिस्टिंग जो है, जो नए रूट अभी हमने अप्लाई करने हैं वो अलग से, परंतु आज से ही जो हमारे लोकल रूट्स है और जो कि रूटीन ऐसी है जहां पर 150 किलोमीटर के अंदर अंदर गाड़ी जब यहाँ वापिस आ जाएगी, उन रूटों पे हम आज से गाड़ियां दौड़ाना शुरू कर दी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।